हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इनके बाद NIOS पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप इन नोट्स को अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हर एक सब टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बच्चे के माइंड व डेवलपमेंटल बिहेवियर पर फोकस करता है। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ चेंज है। अब चेंजेस कैसे? प्रोग्रेसिव चेंजेस जो बेहतरी की तरफ आपको लेकर जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस चेंजेस वॉर्म टू टॉम। पैटर्न, ऑर्डर और सीक्वेंस में होता है। और डेवलपमेंट रिवर्स नहीं हो सकता है, जैसे आज कोई चेंज आता है और कल वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि विकास मॉडिफिएबल है। अगर हम इसकी जनरल स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रीनेटल, 9 मंथ या 37 to 40 वीक्स। द नियोनेट यानी नवजात शिशु, नॉर्मल अगर इसका पीरियड होगा तो वो होगा 14 दिन का। और अकॉर्डिंग टू हु की बात करें तो वो होगा 28 दिन का। उसके बाद है इन्फेंसी या बेबीहुड, जिसे हम कहते हैं। 0 से 2 साल की ये अवस्था है, शैशव अवस्था। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, अर्ली में 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12। एडोलसेंस 12 से 18 साल की अवस्था है। और अगर WHO के अनुसार बात करें तो वो 10 से 19 इस अवस्था को मानता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल यानी व्यक्ति के पूरे जीवन का ये अध्ययन करता है, स्टडी करता है। साइकोलॉजी की एक ब्रांच है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दी है कि बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो ऐसी डेफिनेशंस आपसे DSSB में पूछी जाती हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या सारी डेफिनेशंस हम याद करेंगे? जी नहीं, आपको सारी डेफिनेशंस याद नहीं करनी है, आपको बस कीवर्ड पकड़ने हैं। जैसे क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन में आप क्या कीवर्ड पकड़ोगे कि उसने गर्भकाल से लेकर के किशोर अवस्था और किशोर अवस्था की भी प्रारंभिक अवस्था तक की बात की है। आगे है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? अभिवृद्धि। इसका प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, यानी इसमें फिजिकल चेंजेस शामिल होते हैं, जबकि डेवलपमेंट में ओवरऑल सारे चेंजेस आ जाते हैं। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सारे चेंजेस। और ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या है? तो ग्रोथ मात्रात्मक है, जबकि डेवलपमेंट मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आपको गुणात्मक के साथ जाना होगा, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस, और वृद्धि में क्वांटिटेटिव। अब वृद्धि में स्ट्रक्चरल चेंजेस शामिल होते हैं, जबकि डेवलपमेंट में फंक्शनल चेंजेस। इसके अलावा वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट आपका हमेशा जारी रहता है। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट।
ये आपको पता होने चाहिए। PCSE से इसे आप याद रख सकते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, और ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या होती है? परिपक्वता, एज के साथ आने वाली वो क्षमता जिसके आने पर आप किसी काम को कर पाते हैं बेहतर ढंग से, तो ये है मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी से एक क्वेश्चन बनता है कि ये हाईली रिलेटेड है किससे? हेरेडिटी से, यानी कि बायोलॉजिकल, और इसे ट्रेनिंग से अफेक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी छोटे बच्चे को जब साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, भले ही 2 पर जब तक हाथ पैर आदि मैच्योर नहीं होंगे वो नहीं सीख पाएगा, और ये एज के अनुसार या फिर साथ ही आ जाती है। लर्निंग यानी प्रोसेस ऑफ चेंजेस, जो कि ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एफर्ट से होता है। अधिगम यानी लर्निंग और डेवलपमेंट, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग सही समय और सही तरीके से होगी तो डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो लर्निंग भी बेहतर ढंग से होगी। इसका मतलब अधिगम और विकास, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। एरियाज देख लेते हैं डेवलपमेंट के क्या क्या हैं। फिजिकल है, मोरल है, इमोशनल है, सोशल है और इंटेलेक्चुअल। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? चेंजेस इन साइज, शेप, फिजिकल मैच्योरिटी, फिजिकल एबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन शामिल होता है। और शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट सबसे तेज होता है शैशव अवस्था में, और उत्तर बाल्य अवस्था में ये कम हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स यानी स्थूल, और फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म, और इसकी डायरेक्शन भी ग्रोस टू फाइन होती है। अब ग्रोस और फाइन, ग्रोस में लार्जर मूवमेंट शामिल होते हैं, जबकि फाइन में कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स। एग्जाम्पल अगर देखें तो ग्रोस में आ जाएंगे रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, रस्सी कूदना, और फाइन में आ जाएंगे राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, निटिंग, टाइपिंग आदि। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी बुद्धि से संबंधित, आपके मेंटल जितने भी काम हैं वो सब कोग्निटिव में आते हैं। प्रोसेस ऑफ नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, मेटाकोग्निशन involves mental process like reasoning, planning, decision making, problem solving, etc. ये है आपका ब्रेन, जिसमें लेफ्ट साइड यानी एल से लैंग्वेज और लॉजिक 2 चीज़ें होती हैं, और राइट साइड होती है क्रिएटिविटी और म्यूजिक। कोग्निटिव डेवलपमेंट का ही दूसरा नाम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं सोशल डेवलपमेंट की। तो अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के संपर्क में आकर ज्ञान और कौशलों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सोशल डेवलपमेंट है, और सोशल डेवलपमेंट ही आपका मोरल डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। रैथस ने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है कि संवेग हमारे जीवन में रंग भरते हैं। तो यहाँ पर आप कीवर्ड क्या पकड़ेंगे? रंग। इन्होंने जीवन में रंग भरने की बात की है। तो इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है आपकी संवेग प्रकट करना, उन पर कंट्रोल कर पाना, उनमें चेंजेस, ये सब आपके इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। एस्पेक्ट्स जिन पर हमने जिक्र कर लिया है, PCSE, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, जो कि इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है गर्भ से लेकर के मृत्यु तक। इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस, यानी कि इसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बच्चा पहले क्रॉलिंग सीखेगा चलने से पहले,
तो ये क्या है, यहाँ पर आपने प्रेडिक्ट किया। इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल प्रोसेस। एक और बात है विकास के बारे में कि ये स्टार्टिंग में तो डेवलपमेंटल होता है, विकासात्मक होता है, लेकिन अंत तक आते आते ये व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है, विनाशात्मक हो जाता है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ स्वतः होती है और ये मैच्योरिटी से संबंधित है, परिपक्वता से, जबकि जो विकास है वो मैच्योरिटी और लर्निंग का प्रोडक्ट है। इस वाली लाइन से आपका क्वेश्चन भी बनता है कि विकास परिपक्वता और अधिगम का प्रोडक्ट है। सोरेनसन ने ये डेफिनेशन दी है ग्रोथ की। उसके बाद जेम्स ड्रेवर ने डेवलपमेंट की, हरलोक क्या कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक यानी कि ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इसका प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निर्धारित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो हरलोक की डेफिनेशन में आपको ये दो कीवर्ड पकड़ने हैं, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। नेचर क्या है डेवलपमेंट का? तो एक निश्चित प्रक्रिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पूरे जीवन चलता रहता है, एक विस्तृत दायरा है इसका और इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस शामिल होते हैं। ग्रोथ को आप माप सकते हैं कि आपकी लंबाई आज इतने इंच बढ़ गई है या आपका वजन इतने किलो घट गया है, लेकिन डेवलपमेंट का आप केवल अवलोकन कर सकते हैं, उसे केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। वृद्धि एक नैरो टर्म है जबकि डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। और एक बात कि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है और ना ही कोई निश्चित डायरेक्शन होती है, जबकि विकास की निश्चित क्रम भी होते हैं और दिशा भी होती है, जैसे कि सेफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल। अब है डेवलपमेंटल टेक्निक्स या रिसर्च मेथड्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर जब आप डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं, एक ही टाइम पर ग्रुप 1 को भी देख रहे हैं, ग्रुप 2 को भी देख रहे हैं, ग्रुप 3 को भी देख रहे हैं। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप टाइम 1 पर ग्रुप 1 को देख रहे हो, उसके बाद कोई दूसरा टाइम है टाइम 2 पर आप ग्रुप 1 को फिर से देख रहे हैं, और टाइम 3 है टाइम 3 पर आप कोई अलग टाइम है उस पर फिर से आप ग्रुप 1 को देख रहे हैं। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल में चेंजेस सोसाइटल लेवल पर होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप एक ही ग्रुप को स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले विकास के रूप क्या हैं? चेंजेस इन द शेप, रेशो, उसके बाद है चेंजेस इन ओल्ड स्ट्रक्चर, गेनिंग न्यू क्वालिटीज, आकार में परिवर्तन, शेप में परिवर्तन। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। रेशो में परिवर्तन कि पहले आकारों में परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग एक ही गति से विकसित नहीं होते हैं, ना ही उनमें एक साथ मैच्योरिटी आती है। पुरानी रूपरेखा यानी ओल्ड स्ट्रक्चर में परिवर्तन, प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से जो पुरानी विशेषताएं हैं उनका लोप हो जाता है, यानी आप वो दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना।
फिर होती है नए गुणों की प्राप्ति, गेनिंग न्यू क्वालिटीज। विकास क्रम में जहाँ एक और पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान कुछ नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, दौड़ने भागने की क्षमताएं आ जाती हैं। हरलोक ने अब कौन कौन सी स्टेजेस दी हैं? प्रसव पूर्णावस्था, बिफोर बर्थ, पूर्व शैशव अवस्था, बर्थ टू 14 मंथ्स, उत्तर शैशव अवस्था 14 मंथ्स टू 2 ईयर्स, बाल्य अवस्था 2 to 11 ईयर्स, पूर्व किशोर अवस्था 11 to 13 ईयर्स, किशोर अवस्था 13 to 17 ईयर्स, उत्तर किशोर अवस्था 17 to 21 ईयर्स। तो ये स्टेजेस दी हैं हरलोक ने। इसके अलावा रोस ने भी कुछ स्टेजेस दी हैं, कोलसैनिक, कोल। आपको सारी स्टेजेस याद नहीं करनी है, आपको हरलोक की याद रखनी है या फिर जनरल जो होती हैं। अब आता है प्री नेटल पीरियड। तो ये जो स्टेज है ये जेनेटिक्स से प्रभावित होती है। इसकी भी 3 स्टेजेस हैं, जर्मिनल, एम्ब्रायोनिक और फिटल। GEF से इसे आप याद रख सकते हैं। शुरुआत पहला हफ्ता एक सेल से होती है जिसे आप कहते हैं जाइगोट। जर्मिनल 0 से 2 हफ्ते की अवस्था है। एम्ब्रायोनिक में ब्रेन आपका 3 हिस्सों में बट जाता है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये 3 से 8 हफ्तों की अवस्था है। उसके बाद है फेटल, जो कि 9 हफ्ते से जन्म तक की अवस्था है। अब तीसरी स्टेज में आते आते अब 9 हफ्ते बाद एम्ब्रायो फीटस कहलाएगा। इस समय भ्रूण का साइज एक किडनी बीन के जितना होता है, एक राजमा के बराबर। अब जो भ्रूण है वो ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है और 9 से 12 हफ्ते की अवस्था में बच्चा प्रतिवर्त क्रियाओं में समन्वय बैठा लेता है, जैसे कि हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। उसमें सेक्स ऑर्गन डिफर होने लगते हैं। 16 से 28 हफ्तों में उसका जो आकार है वो डबल हो जाता है और 36वें हफ्ते में वो बर्थ के लिए, जन्म के लिए तैयार हो जाता है, जब उसका वेट होता है 6 पाउंड और उसकी लेंथ होती है 18.5 इंच। अब 40वां हफ्ता आता है जब तक फीटस वेट गेन और वृद्धि करता रहता है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें आ जाते हैं आपके हेरेडिटी और एनवायरनमेंट। हेरेडिटी जो कि नेचर से संबंधित है और एनवायरनमेंट जो कि नर्चर से संबंधित है। हेरेडिटी जीन्स से प्राप्त है और स्टैटिक है, स्थिर है, यानी इसमें चेंज संभव नहीं है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो डायनामिक है, परिवर्तनशील है, इसमें चेंजेस शामिल हैं। नेचर और नर्चर। नेचर जैसा कि हेरिडिटी से संबंधित है तो इसमें आ जाएगा आपका फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, और नर्चर में आ जाएगा जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, सोशल रिलेशनशिप, सराउंडिंग, कल्चर। क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल, टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46, पेयर बनते हैं 23 के। यूनिट क्या है हेरिडिटी की? जीन्स है। मेल में XY, फीमेल में XX गुणसूत्र होते हैं। एक है डाउन सिंड्रोम, इसी का दूसरा नाम है ट्राइसोमी 21। इसमें क्या होता है, जो 21वां गुणसूत्र होता है उससे एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बच्चे को हार्ट समस्या हो सकती है, उसका फेस टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इन जैसी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो हेरिडिटी में क्या क्या शामिल है? हेरिडिटी में आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, सेक्स डिफरेंस, इमोशंस, रेस,
इंटरनल स्ट्रक्चर ये शामिल हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर में हाइट, वेट, फिजिक। रेस जाति, मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार अलग अलग निर्जातियों के बच्चों का विकास भिन्न भिन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीकन बच्चों में श्वेत बच्चों की अपेक्षा पहले मैच्योरिटी आ जाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? नर्वस सिस्टम, बोन स्ट्रक्चर, ब्रेन स्ट्रक्चर, ग्लैंड्स, लिवर, हार्ट एक्सेट्रा। वो सभी आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं, उसे प्रभावित करते हैं। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? बेसिक एमिनिटीज, सोसाइटी एंड कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, डिजीज, इंजरी और स्कूल। बेसिक एमिनिटीज़ क्या होती है? आपकी बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, न्यूट्रिशन इसमें आ जाएंगे। इनकी कमी से बच्चे का विकास, डेवलपमेंट प्रभावित होता है। उसे अगर सही प्रकार से भोजन नहीं मिल रहा है, सही प्रकार से पोषण नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? उसका डेवलपमेंट प्रभावित होता है। सोसाइटी एंड कल्चर, जो भी सामाजिक रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं, बच्चे के विकास की गति और आयामों का वो निर्धारण करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, अब बच्चा परिवार के सदस्यों से आदतें, रीति रिवाज इन सबको नेचुरली अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चे का परिवार भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है तो ये व्यवहार बच्चे में भी अपने आप आ जाता है। डिजीजेस एंड इंजरी, कोई भी शारीरिक या कोई भी मानसिक दुर्घटना बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्वस सिस्टम अगर सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? तो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर डिजीज और इंजरी ने उसके डेवलपमेंट को प्रभावित कर दिया। स्कूल क्या करता है? अब स्कूल में डिफेक्टिव करिकुलम, इम्प्रॉपर टीचिंग मेथड्स, लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, लैक ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन या फिर कोई मेजर बैरियर्स, ये बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब करिकुलम होना कैसा चाहिए? वो संदर्भित होना चाहिए, कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड। इंटरैक्शन ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, एक टर्म है जीनोटाइप और एक टर्म है फिनोटाइप। चलिए दोनों को जानते हैं। तो जीनोटाइप होता है बच्चे में जो भी जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, पेरेंट्स से डीएनए ट्रांसमिशन हुआ चाइल्ड में, तो वो क्या है? वो जीनोटाइप है। अब वो ट्रांसफ़र तो हो गए, अब फिनोटाइप में क्या होगा? वो अब बाहर वातावरण में दिखाई देंगे। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं वो अब एनवायरनमेंट में दिखाई देंगे और इसी को बोला जाएगा फिनोटाइप। फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स ये क्या होते हैं? बेस्ड ऑन जीन्स द आई कलर केम आउट एज ब्राउन, तो वो ब्राउन कलर जो है वो फिनोटाइप कहलाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द एनवायरनमेंट रिजल्ट्स इनटू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा गोरा पैदा होता है तो ये क्या है? जेनेटिक है, परंतु अब कोई भी एनवायरनमेंट की कोई कंडीशन है उसकी वजह से अब वो सांवला हो जाता है, तो अब वातावरण यहाँ पर आ गया, इसीलिए फिनोटाइप कहलाया। तो ये है जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। कॉन्सेप्शन टू डेथ, वोम टू टोम। अब विकास रिवर्सिबल नहीं है लेकिन मॉडिफिएबल ज़रूर है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट। वृद्धि और विकास की जो गति होती है उसकी दर में भिन्नता आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है यानी तेज़ होता है, तो कुछ का धीमा होता है। तो ये क्या है? वो अलग अलग दर से उनका विकास हो रहा है।
अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। एक ही क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, हम सभी में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड में। फॉर एग्जाम्पल किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो किसी को नहीं लगता, क्योंकि उसको कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद होगा। अगला है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। अब रेट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पैटर्न सब में एक जैसा ही फॉलो होगा। विकास का क्रम सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल सभी जो बच्चे होंगे वो पहले इन्फेंसी स्टेज में आएंगे, देन वो चाइल्डहुड में आएंगे और उसके बाद वो एडोलसेंस में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा इन्फेंसी से सीधा एडोलसेंस में चला गया, पैटर्न सब में सेम होगा। अगला है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। पहले सामान्यताओं का, उसके बाद विशिष्टताओं का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को बच्चा पकड़ेगा तो सबसे पहले दोनों हाथों का यूज़ करेगा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे हथेलियों का यूज़ करना सीख जाएगा और फिर वो उंगलियों का यूज़ करना सीख जाएगा। अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। जब सारे प्रकार सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाते समय शारीरिक यानी कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट आदि एक सिंगल यूनिट में काम करते हैं। डांस करना, बैडमिंटन खेलना, इसमें भी एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो एस्पेक्ट्स आपने पढ़े हैं PCSE, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी इसकी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे के इंटरेस्ट आदि को देख करके आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि वो आगे जाकर क्या करेगा या क्या बनेगा, आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। तो हमने जब वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा तब हमने जाना कि वृद्धि का तो कोई निश्चित क्रम या कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन विकास की होते हैं। सेफेलोकोडल या जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोल देते हैं, और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल शीर्षाधोमुखी, सिर से पैर की तरफ होता है ये, और जो प्रोक्सिमोडिस्टल है वो सेंटर से पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। स्पाइरल क्या होता है? ये स्पाइरल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और लंबवत यानी कि लीनियर। तो डेवलपमेंट लीनियर नहीं है, वो स्पाइरल है, पहले आगे फिर वापिस से पीछे फिर अगेन आगे। अगला है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर, यानी स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक अवस्थाओं में जो विकास होता है वो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। विकास दोनों तरह से होता है, नेचुरली मैच्योरिटी से भी और जो आपने इंटेंशनली सीखा है उससे भी। उसके बाद है डेवलपमेंटल टास्क। ये क्या है? विकासात्मक कार्य। इसे दिया है हैविगर्स्ट ने। एज के अनुसार कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपको करने आ जाने चाहिए, अगर वो नहीं आते हैं तो फिर आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसे हम बोलते हैं एज अप्रोप्रिएट टास्क। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सब टॉपिक्स को कवर किया। जैसे कि सबसे पहले हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना, फिर हमने स्टेजेस के बारे में जाना, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं डेवलपमेंट के, तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें
और आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही नोट्स मैं जीके के लिए भी प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।